नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली आप सभी की यहाँ पर 1 बजे जो है रीजनिंग की क्लास बिल्कुल लाइव चलती है। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं फटाफट कमेंट करके बताते हुए चलेंगे आप लोग को मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही है। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं कमेंट जो है करके बताते हुए चलेंगे। नोटिफिकेशन आज लगता है नहीं गया। अच्छा जी, कोई बात नहीं भाई साहब। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोग हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे और आप लोग को कोई जो दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज की इस क्लास में सबको सबको पता ही है क्या होने वाला है। और इसके अलावा अगर आप लोग अनअकैडमी पर नहीं जुड़े हमसे, तो आप लोग हमसे अनअकैडमी पे भी जुड़ सकते हैं। डेली आपकी यहाँ पर 2 से 3 क्लासेस लाइव चलती हैं, तो आप लोग अनअकैडमी पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है मेरी प्रोफाइल का। मेरी क्लास को लेने के लिए अगर इनवाइट कोड मांगता है, तो आप लोग इस कोड का यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है भाई डियर गुरुजी। इस कोड की मदद से आप लोग हमारे इनवाइट कोड से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ इसी कोड की मदद से आप लोग को और क्या मिल जाएगा भाई, अगर आप लोग प्लस पे आओगे, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएस, यूपी एसआई, यूपी के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हो बिल्कुल बेस्ट तरीके से, तो आप लोग जो है यहाँ पर अच्छे से तैयारी कर सकते हो, पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो अगर आप लोग प्लस में जुड़ते हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सब लोग को आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? यस और नो? सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो और आज भी यहाँ पर जो एग्जाम हुआ ये प्रीवियस ईयर का ही पेपर है, लेकिन यहाँ पर 2 पेपर आज हो सकता है सॉल्व कराऊँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं। तो कोशिश करेंगे सारे के सारे सॉल्व हो जाए। अदरवाइज आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए थे, जितनी भी चीज़ें आई हुई थी, सबको यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने रहा। आप लोग को करना क्या भाई, साथ ही साथ जवाब देते हुए भी चलना है, जिससे आप लोग को भी पता चलता रहे कि आप लोग को कितना तैयार है, आप लोग कितना प्रिपेयर हो आपके अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन देख सकते हैं ध्यान से। प्रिंसिपल जो है कथन कह रहा है, और यहाँ पर कुछ पूर्वानुमान दिए गए हैं, और आपको यहाँ पर बताना है कौन सा पूर्वानुमान निकाला जा सकता है। तो पहला देखिए कह रहा है प्रिंसिपल पूर्वाह्न 10 बजे विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, ये कथन है। दूसरा कथन कह रहा है यहाँ पर कि आपसे अनुरोध है कि पूर्वाह्न 10 बजे से पहले अपना स्थान ग्रहण कर ले। यानी कि एक चीज़ क्लियर है कि 10 बजे सुबह, पूर्वाह्न का मतलब होता है सुबह, 10 बजे सुबह विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, और 10 बजे पहले हमको अपना स्थान ग्रहण कर लेना है। पूर्वानुमान यहाँ पर क्या दिया गया, ध्यान से देखिए कि भाई यदि विद्यार्थी पूर्वाह्न 10 बजे पहले अपना स्थान नहीं ग्रहण करता तो समारोह आरंभ नहीं होगा। तो भाई ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, विद्यार्थी ग्रहण करे या न ग्रहण करे, जो अपना संबोधन है प्रिंसिपल जी वो तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। क्लियर है। और अगला यहाँ पर कह रहा है कि समारोह निर्धारित समय पर आरंभ होगा। तो भाई यहाँ पर देखा जाए तो प्रिंसिपल पूर्वाह्न 10 बजे विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, यानी कि वो करेंगे तो अपने निर्धारित समय पर आरंभ होगा। तो ऑप्शन जो इसका 2 है पूर्वानुमान यहाँ पर निकल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, पूर्वानुमान 2 निकाला जा सकता है, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए, समझ में आ रहा होगा तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, और इसी तरह के वीडियोस मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कथन दिया गया है कि भाई समबहुभुज की समान भुजाएं और समान कोण होते हैं, और एक कथन और दिया गया है कि वर्ग जो है आपका समबहुभुज है। यानी कि जो समबहुभुज होता है उसकी समान भुजाएं होती है और साथ ही साथ समान कोण होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर वर्ग को दिया गया समबहुभुज है। तो यहाँ पर जो पहला निष्कर्ष निकल रहा है, वर्ग की समान भुजाएं होती हैं। अगर वर्ग समबहुभुज है तो भाई वर्ग समबहुभुज की समान भुजाएं होती हैं, इसलिए वर्ग की भी समान भुजाएं होती हैं। कथन से आपको देखना है, एक्चुअल में वर्ग क्या होता है उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक्चुअल में भी ऐसे ही होता है उससे, लेकिन यहाँ पर कथन से आपको देखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, निष्कर्ष जो फर्स्ट है वो निकल रहा है। इसी तरह निष्कर्ष 2 को देखिए, वर्ग के समान कोण होते हैं। वर्ग के समान कोण होते हैं, इसका मतलब क्या है भाई कि यहाँ पर अगर वर्ग समबहुभुज है और समबहुभुज की समान भुजाएं समान कोण होते हैं, तो यहाँ पर दूसरा भी निष्कर्ष जो है आपका निकल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों निकलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? आसान सा क्वेश्चन था कि नहीं था? नॉर्मल क्वेश्चन था ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए टेबल वाला क्वेश्चन, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बट अच्छा क्वेश्चन है कि नीचे प्याज की प्रत्येक 15 दिन की कीमतें दिखाई गई हैं। फरवरी के तीसरे सप्ताह में प्याज की कीमतें मालूम करना आपको। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नीचे प्याज की प्रत्येक 15 दिन की कीमतें दिखाई गई हैं, और फरवरी के तीसरे सप्ताह में प्याज की कीमतें मालूम करें। तो भाई देखो, दिसंबर का प्रथम सप्ताह, हमको फरवरी के तीसरे सप्ताह में जाना है, ये वाले में। तो पहले सप्ताह में 20 है और दिसंबर के तीसरे सप्ताह में 60 है।
30 है, फिर आपका 60 है, चलो ठीक है। और जनवरी के प्रथम सप्ताह में कितना है, 40 है। हमको तीसरे सप्ताह से मतलब है ना, तो दिसंबर के तीसरे सप्ताह में कितना है आपका, 60 है। फिर जनवरी के तीसरे सप्ताह में कितना है आपका, 120 है। यानी कि 60 और में कितना जोड़ा हमने, 60 और जोड़ा तो 120 आ गया। तो 120 में और कितना जोड़ें सर, 60 जोड़ दें हम, तो आपका क्या आ जाएगा, फरवरी के तीसरे सप्ताह का आ जाएगा। तो 120 और 60 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान था। डिफरेंस आपका, डिफरेंट जो आप था, डिफरेंस जो आपका था वो 60 का था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है 180, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा ना दोस्तों। चलिए आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहा है, कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि भाई दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। एक है, 4 है, फिर 2 है, उसके बाद यहाँ पर 3 है, उसके बाद 2 है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर देखिए 1 और 4, फिर आपका यहाँ पर 2 और 3, उसके बाद आपका यहाँ पर 2 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो इसको क्वेश्चन को अगर हम लोग गैस करें, ध्यान से देखिए कि 2 4 3 5, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर 1 और 4 को जोड़ो कितना आ जाएगा, 1 + 4 कितना होता है सर आपका, 5 होता है। भाई पहला नंबर दूसरा नंबर जोड़ा 5 आ गया। फिर इस 5 में से इस वाले नंबर घटाओ, थोड़ा सा अच्छा लॉजिक लगा यहाँ पर, 5 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है, यहाँ पर 3 आ गया, बट यहाँ पर 5 में से 3 घटाया, चलो 5 में से 2 घटाया तो आपका 3 आ गया, लेकिन अगर 5 में से 3 को घटाते तो आपका 2 आ जाता। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये कोई ऐसा लॉजिक नहीं लग रहा है, थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो सकता है, 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं, वेट करते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से करना होगा। यहाँ पर देखो 1 और 4 है, तो 1 + 4 कितना होता है सर आपका, 5 होता है। क्लियर है, उसके बाद 5 में से आप 3 घटाओ, सिर्फ इस चीज़ को याद रखो, 5 में से 3 घटाया आपका कितना आ गया सर आपका, 2 आ गया। क्लियर है, तो ये नंबर आ गया। अब देखो इन 1 और 4 को जोड़ा, फिर जो आया फिर में से 3 घटा दिया तो आपका 2 आ गया। अब 4 और 2 को जोड़ो, 4 और 2 जोड़ो कितना आ जाएगा सर आपका, 6 आ जाएगा। अब 6 में से फिर से घटा दो, कितना हमने 3 घटाया, 3 घटा दो, तो 6 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा आपका सर आपका, 3 आ जाएगा। तो जो कि यहाँ पर 3 नंबर है। क्लियर है, वही सेम चीज़ हम लोग आगे करेंगे। 4 और 2 जोड़ा था, अब 2 और 3 जोड़ो, तो 2 और 3 जोड़ो कितना आ जाएगा सर आपका, 5 आ जाएगा। क्लियर है, 2 और 3 जोड़ने पर अगर आपका 5 आ गया, तो हम लोग यहाँ पर क्या करना है, फिर 5 में से फिर से 3 घटाना है, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 2 आपका देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर 2 है आपका। अब फिर कहे 2 और 3 जोड़ा था, अब 3 और 2 जोड़ो कितना आ जाएगा, फिर से 5 आएगा। फिर 5 में से 2 घटा देंगे कितने, भाई 2 + 3 जोड़ो कितना आ जाएगा आपका, 5। फिर 5 में से फिर से 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा सर, 5 में 3 घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा। क्लियर है, आपका 2 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है 2, वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये लॉजिक लगना था, थोड़ा सा अलग अलग लॉजिक था, बट आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करके जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। यस जो है बैठा है, सॉरी यस बैठा है, और चलिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, फिर यहाँ पर लिखा है यस बैठा है। चलो यस बैठा है टी और क्यू के बीच में, चलो ठीक है, यहाँ पर कॉमा लगना चाहिए था, ये फुल स्टॉप नहीं। यस बैठा है क्यू और टी के बीच में। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है और क्यू है आर के निकटतम बाई ओर, पी है टी के निकटतम बाई ओर, बीच में कौन बैठा है। तो इसको फटाक से देख लेते हैं कैसे बैठाएंगे। 5 लोग हैं, पी क्यू आर यस एंड टी, तो इसको कैसे बिठाएंगे, देखो ध्यान से। क्या कह रहा है भाई, यस बैठा है टी और क्यू के बीच में, तो यस बैठा है टी और क्यू के बीच में। और चलो ठीक है, मान लो हम बीच में इसको एस को बीच में बिठा देते हैं, थोड़ी देर लॉजिक लगाओ, देखो लगता है कि नहीं लगता है। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, फिर आर के निकटतम बाईं ओर पी है, आर के निकटतम बाईं ओर क्या है, आ, थोड़ा सा यहाँ पर मतलब कॉमा और उसका सही से यूज नहीं किया गया है ना, यहाँ पर लिखा है और क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर, यहाँ पर ये है क्यू है आर, यहाँ पर इस ये लाइन एक में है, थोड़ा सा अच्छे से यूज नहीं किया गया हिंदी व्याकरण का। क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर, तो क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर, देखा जाए तो ये बाईं ओर है ना, बाईं ओर है ना, क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर, और पी है टी के निकटतम बाईं ओर, पी है टी के निकटतम बाईं ओर, मतलब आपका कुछ इस तरह से बैठेगा पी टी एस क्यू आर। क्लियर है, क्या कह रहा था, तो आपको यहाँ पर ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साथ पढ़नी है, उसके बाद ये लाइन यहाँ से पढ़नी है, और यहाँ से ये लाइन आपको इस तरह से पढ़नी है, थोड़ा सा इसका यूज करिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा भाई, पी टी एस क्यू आर, यानी कि हमसे पूछ क्या रहा है कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में देखा जाए तो कौन बैठा है, यस ही बैठा है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिएगा कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है आपको। रतौंधी, स्कर्वी, बेरी बेरी और एड्स रोग। तो यहाँ पर आराम से आप लोग चुन सकते हैं। आपका जो रतौंधी है, बेरी बेरी है, स्कर्वी है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, लेकिन एड्स जो है आपका एक संक्रामक रोग है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि फरहान राजू से ज़्यादा रन बनाता है, सिमरन नीतू से ज़्यादा किंतु राजू से कम रन बनाती है, तो सबसे अधिक रन कौन बनाता है। समझो ध्यान से इस क्वेश्चन को। क्या हो जाएगा, फरहान जो है, फरहान की बात करते हैं, ये राजू से ज़्यादा रन बनाता है। सिमरन नीतू से ज़्यादा, देखो सिमरन जो है नीतू से ज़्यादा और किंतु राजू से कम रन बनाती है, ये बन गया ना। तो कौन सबसे अधिक रन बनाता है, तो एक चीज़ यहाँ पर, इसको इक्वेशन फर्स्ट अगर मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो अगर सर, तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन से हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा देखिए फरहान है, यानी कि कुछ आपका इस तरह फरहान राजू, फिर राजू के बाद कौन है, सिमरन है, सिमरन के बाद कौन है, नीतू है। कुछ इस तरह से आपका जो डायग्राम मतलब फिगर है बन करके आएगा। और यहाँ पर पूछ रहा है सबसे अधिक रन कौन बनाता है, तो हम लोग कह सकते हैं फरहान सबसे अधिक रन बनाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम बनाता है कौन, नीतू सबसे कम बनाती है। सेकंड प्लेस पे सिमरन है, थर्ड प्लेस पे आपका राजू है। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आसान सा क्वेश्चन था कि नहीं था। चलिए थोड़ी आप लोग को थोड़ा सा मैं टाइम देता हुआ चलूंगा, जिससे आप लोग थोड़ा सा आपको भी टाइम मिले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। पहले आप लोग कोशिश करते हुए चलेंगे। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 8 का संबंध अगर आपका 32 से है तो 6 का संबंध किससे होगा, बताइए सर। 8 का संबंध अगर आपका 32 से है तो 6 का संबंध किससे होगा। सिंपल सा लॉजिक लगाइए, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैथमेटिकल वे में सॉल्व करके देखेंगे तो भी आ जाएगा। कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखो। 8 का संबंध आपका किससे है, 32 है, तो 8/32 बराबर 6/x कर दो। क्लियर है, 6 का संबंध x से है मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 8 चौका कितना हो गया 32, तो x का मान यहाँ पर देखिए 6 चौका 24 आएगा। तो भाई इससे तो नहीं आने वाला है, x का मान कितना आएगा 24 आएगा। तो यहाँ पर 24 तो कहीं पर है नहीं, तो ये वाला लॉजिक तो यहाँ पर लगाएंगे नहीं। तो यहाँ पर 24 आ रहा है ना, वैसे 24 आना चाहिए था आंसर में, बट देखिए कोई और लॉजिक लगाइए। 3 और 2 5 है और यहाँ पर 8 है, तो 8 पंजे 40 हो गया। और अगर 3 और 2 5 8 40 हो गया, तो यहाँ पर देखिए 6 में किससे गुणा करेंगे, देखिए 2 2 4, 6 चौका 24 हो जाएगा। चलो ठीक है, 3 1 4, 6 चौका 24, 8 1 9 और 2 1 3। तो यहाँ पर या तो ऑप्शन में यहाँ पर कहीं ना कहीं 24 होना चाहिए था। ऑप्शन में क्या होना चाहिए था, 24 होना चाहिए था, बट यहाँ पर कहीं पर ऑप्शन में है नहीं। तो इसको एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लोग भी कोशिश करते हुए जवाब देते हुए चलेंगे। तो इसमें वही लॉजिक लग रहा है, एक ही लॉजिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। और ऑप्शन में भी यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया। ऑप्शन में जो इसका सॉल्यूशन दिया है वहाँ पर भी 24 निकाल के दिखाया गया है। तो इसका तो मुझे कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है, बट आप लोग को अगर कोई लॉजिक दिखता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। अच्छा रहेगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई राजन और मनु बाजार जाते हैं। राजन 105 रुपये में 3 रबड़ और 5 कलम खरीदता है, जबकि मनु 130 रुपये में 4 रबड़ और 6 कलम खरीदता है। एक रबड़ का मूल्य ज्ञात करो। सिंपल सा फंडा है भाई, राजन है और मनु है, बाजार जा रहे हैं। इसको आप किसी भी नियम से लगा सकते हो। 3 रबड़ और 5 कलम, यानी कि 3 रबड़ को हम मान लेते हैं x और 5 कलम को मान लेते हैं 5y। कितने रुपए में खरीद रहे हैं भाई, 105 रुपये में खरीद रहे हैं। जबकि मनु 4 रबड़ यानी कि 4x और 6 कलम यानी कि 6y कितने रुपए में खरीद रहे हैं भाई, आपके 130 रुपये में खरीद रहे हैं। यही तो है ना। तो यहाँ पर एक रबड़ का मूल्य क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं कि पहले तो किसी एक को बराबर कर लो। जैसे ये 3 है, ये 4 है, तो इनको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आप गुणा कर दो 4 से, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। इसमें गुणा कर दो 3 से, तो 3 चौका 12 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12x आ गया, और प्लस 4 पंचे 20y हो जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा, 4 से गुणा करो तो 4 पंचे 20, 4 एक नाम 4, 420 हो गया। वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ भी कर देते हैं। 3 से गुणा करें, 3 चौका 12x और प्लस 3 छका 18y बराबर कितना आ जाएगा सर, 3 से गुणा कर दो सर, इसमें कितना आ जाएगा, 3 13 43, 320 आ जाएगा ना। अब इसको हल करेंगे अगर हम लोग तो माइनस माइनस एंड माइनस, तो ये कट गया आपका। 20 में से 18 गया, कितना हो जाएगा 2y बराबर 12 में से 9 गया 3, 30। तो y का मान कितना आ जाएगा आपका 15 आ गया। तो y का मान तो आपका 15 आ गया, ये चीज़ क्लियर हो गया। लेकिन हमें किसका मान चाहिए, एक रबड़ का मूल्य। अब देखो रबड़ को तो हमने x माना था ना, 3x लिया 5y लिया, तो इसी इक्वेशन को उठा लो। तो 3x प्लस 5y बराबर कितना आपका 105 है। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो y का मान कितना है 15, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा भाई 15 पचे देखो 15 गुणे 5 75 हो जाएगा, तो 105 और 75 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -75। यानी कि 105 में से 75 हटाओ कितना आ जाएगा 0, और 10 में 7 गया 3, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा।
भाई एक्स का मान 10 ही तो आएगा, क्योंकि 3 से काटोगे तो 3 नामा 30 हो गया। तो आपका एक्स का मान अगर 10 आ गया तो एक रबड़ का मूल्य क्या हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा। समझ में आ गया ना। इसको बोलते हैं हम लोग एक एक नियम। तो किसी नियम से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आपके सामने सॉल्यूशन है। इसको क्या करना भाई, स्क्रीनशॉट ले लो या पीडीएफ इसका मिल जाएगा, तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप लोग पीडीएफ से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद आपका क्या है, लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनना है जो आपका अनुक्रम को पूरा करता है। तो देखिए ए एन है, डी क्यू है, जी टी है, फिर आपका जे डब्ल्यू है। देखो ध्यान से, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। क्या करना है, ए एन है, उसके बाद आपका क्या है, डी क्यू है, फिर आपका क्या है दोस्तों, आपका जी टी है, एंड आफ्टर दैट आपका क्या है, जे डब्ल्यू है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, अब आपका नंबर लिख लो भाई। ए का कोड होता है 1, इसका कोड होता है 14, डी का आपका कितना होता है सर, आपका 4 होता है, इसका 17 होता है। देखो अभी समझ में आ जाएगा। जी का कितना होता है 7, टी का 20 होता है, जे का आपका 10 होता है, और इसका कितना होता है सर, डब्ल्यू का आपका 23 होता है। तो देखिए 1 3 4, 14 3 17, 4 3 7, 17 3 20, 7 3 10, 20 3 23। सब में 3 3 डिफरेंस आ रहा है ना। तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, और 23 और 3 कितना हो जाएगा 26। तो 13 और कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 26 हो जाएगा। और 13 कोड किसका होता है, एम का होता है। 26 कोड किसका होता है सर, आपका जेड का होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एम जेड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना दोस्तों। क्लियर है, क्लियर है तो आप लोग यस और नो करते हुए चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि भाई क्या कह रहा है कि अप्रैल महीने का पहला दिन जो है आपका बुधवार है। अप्रैल महीने का जो पहला दिन है आपका बुधवार है। उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अप्रैल मंथ का जो है, अप्रैल का जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे आपका क्या है, बुधवार है। बुधवार है ना, यानी कि 1 अप्रैल को आपको पता चल गया क्या है आपका, 1 अप्रैल को आपका बुधवार है। चलिए इतना क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख यानी कि 1 मई को क्या होगा, 1 मई को क्या होगा। अब मुझे पता है कि अप्रैल जो होता है कितने का महीना होता है सर, 30 का महीना होता है। यानी कि हमको 30 दिन और आगे जाना है, तो बुधवार में 30 दिन जोड़ना है। तो मुझे पता है कि 30 दिनों में एक्स्ट्रा डेज कैसे कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं एक्स्ट्रा डेज आता कहाँ से है। तो 30 को आपको देखो एक्स्ट्रा डेज का मतलब होता है 7 से डिवाइड करना। 7 से डिवाइड करो, 7 चौका 28, शेषफल कितना आया सर आपका 2 आया। तो एक्स्ट्रा डेज कितने आ गए सर आपके 2। तो बुधवार में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ऐड करना है। तो बुधवार में 2 ऐड करो, बृहस्पतिवार और आपका क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर आपका, शुक्रवार आ जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी शुक्रवार यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्यों होगा। चलिए क्लियर है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि भाई राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा में होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका क्या बोलते हैं, दिशा होता है। ये आपका क्या होता है, ईस्ट, एंड दिस इज आपका, ये आपका वेस्ट होता है, और ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है। तो राहुल का जो विद्यालय है उसके घर से उत्तर पूर्व, मान लो इसका घर यहाँ पर है। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, आप लोग भी जवाब देते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर ये आपका मैंने बताया था क्या हो गया था, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है। उत्तर पूर्व का मतलब होता है, ये मान लेते हैं घर है, यही तो है घर। उत्तर पूर्व आपका ये होता है, तो उसका ये विद्यालय है, उसका विद्यालय इस दिशा में है। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है कि तो उसका घर उसके विद्यालय की किस दिशा में होगा। तो उसका घर देखो, विद्यालय यहाँ पर है, घर को हम इधर देखेंगे तो ये कौन सा दिशा है भाई, ये आपका दक्षिण या पश्चिम है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, जितने भी लोग जवाब दे रहे थे ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप लोग कोशिश कीजिए कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। बैगनी, गहरा नीला, नीला और सफेद। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दे सकते हैं इसका आसानी से। बैगनी है, गहरा नीला है और आपका सफेद है। तो यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब देखने को आ रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बैगनी, गहरा नीला और नीला, इन सब में नीले का टच है। लेकिन सफ़ेद की अगर हम बात करते हैं तो सफ़ेद में देखा जाए तो नीले का कोई भी अंश नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। समझ में आ गया ना सर। चलिए बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर, डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा।
आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद आपका लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। DPEYFZ क्वेश्चन मार्क। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है। आई होप आप सबने कुछ ना कुछ तो गेस किया ही होगा। तो यहाँ पर देखिए DP है तो 4 है, फिर आपका क्या है, आपका DP का मतलब कितना होता है सर, 16 होता है। 4 16 दिया गया है। उसके बाद EY है यानी कि 5 और आपका 25 है, और FZ है यानी कि आपका 6 और 10 है। तो 4 1 5 1 6, अगला क्या आएगा, 7 आएगा। ये तो क्लियर हो गया, अगला 7 आएगा। इस तरह 16 है, 16 का मतलब 16 है, फिर आपका 25 है, फिर आपका कितना आ गया, 10 आ गया। अब 16 25 10, थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाओ। 16 का मतलब क्या होता है भाई, 4 स्क्वायर। 25 का मतलब कितना होता है सर आपका, 5 स्क्वायर। और अगला देखो यहाँ पर 10 आ गया, और 10 का मतलब क्या होता है, तो 10 का मतलब तो कुछ होता नहीं है, 10 का मतलब जे होता है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ क्या हुआ है। जैसे आपको एक चीज़ बताओ, ये 4 का 4 था, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर आपका कितना हो गया, 25 हो गया। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है सर, 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, 36 होता है ना। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। और मुझे पता है कि लेटर्स कितने होते हैं, 26 ही लेटर होते हैं पूरे अल्फ़ाबेट में, 26 ही लेटर होते हैं, लेकिन यहाँ पर 36 चला गया है। तो 26 से कितना आगे गया है सर आपका, 10 आगे गया है। कितना आगे गया है, 10 आगे गया है। तो यहाँ पर 10 आ गया, ये चीज़ क्लियर हो गया। उसी तरह यहाँ पर कितना है सर, 7 है। 7 का स्क्वायर करो कितना आता है आपका, 49। अब 49 देखो सर कितना आगे गया, 26 से कितना आगे गया है, तो 49 देखा है तो 26 से 23 आगे गया है। कितना आगे गया है, 23 आगे गया है। तो यहाँ पर जो 7 के साथ क्या आएगा, 23 आएगा। 23 का कोड क्या होता है, W होता है, और 7 का कोड होता है G। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, GW हो जाएगा। तो बताइए सर समझ में आया कि नहीं, इस क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, बट आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि C के पास E से ज़्यादा पैसे हैं और E के पास B से ज़्यादा पैसे हैं। C A के बाद दूसरा सबसे धनी देश है, तो इन चारों में से सबसे कम पैसे किसके पास हैं। रैंकिंग का क्वेश्चन, आराम से इसको आप लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है भाई। C के पास E से ज़्यादा पैसे, यानी कि C के पास भैया E से ज़्यादा पैसे हैं। क्लियर है। उसके बाद E के पास B से ज़्यादा पैसे हैं, तो इसके पास B से ज़्यादा पैसे हैं। और C जो है A के बाद दूसरा सबसे धनी देश है, यानी कि C से भी ज़्यादा धनी क्या हो जाएगा आपका, A हो जाएगा। यही तो हो जाएगा ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि इन चारों में सबसे कम पैसा किसके पास है, बताओ सर सबसे कम पैसा किसके पास है, सबसे कम पैसा किसके पास है यहाँ पर। अब तो जवाब दे सकते हो ना। यहाँ पर सबसे कम पैसा B के पास है। किसके पास है सर, B के पास है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका C है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पैसा A के पास है, उसके बाद C, उसके बाद E, उसके बाद B। क्लियर है सभी को। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि भाई नीचे दिए गए यहाँ पर विकल्पों में से बताना सार्थक क्रम। तो यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, सार्थक क्रम आपका यहाँ पर मिस हो गया है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से कूट था आपका, 1 3 2 4 2 3 1 4। तो यहाँ पर देखिए उस कूट को यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया लेने को। तो फिर मैं आपको समझा देता हूँ इसमें बेसिकली करना क्या है। कुछ करना नहीं है, देखो चाबी है, ताला है, दरवाजा है, और आपका क्या है, कक्ष है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चाबी ढूंढेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, चाबी लेंगे। उसके बाद क्या आएगा भाई, ताले की जरूरत पड़ेगी। चाबी के बाद ताले की जरूरत पड़ेगी। दरवाजा, ताला लगाते कहाँ पे, दरवाजे पे लगाते हैं, दरवाजे की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपका फिर दरवाजा खोल करके हम लोग कमरा यानी कि कक्ष में जाएंगे। तो इसका जो सही क्रम होता वो आपका क्या हो जाता सर, 1 फिर 3, देखो तीसरे स्थान पे है, फिर यहाँ पर 2, फिर आपका कितना है, 4 है। तो जी हाँ, तो कुछ लोग यहाँ पर पहले ही जवाब दे रहे थे 1 3 2 4, वो लोग यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि भाई विकास और सुजीत की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 के अनुपात में है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 हो जाता है। तो सुजीत की वर्तमान आयु बताइए कितने वर्ष है। कई बार इस तरह का आपको मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, फटाफट आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। अब चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या। देखो जब भी आपके सामने कभी भी एज रिलेशन का क्वेश्चन आए और आप में पहली बात तो क्या दिया हो, अनुपात दिया हो, तो कभी कभी क्या होता है ना कि आप लोग बिना सॉल्व किए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अनुपात दिया है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है सर, 5:4 दिया है ना। यानी कि जो विकास की एज होगी वो 5x होगी और सुजीत की एज जो होगी वो 4x होगी। यानी कि विकास की, अब देखो जो एज होती है वो 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल ऐसे ही तो होती है ना, दशमलव में तो होता नहीं एज। तो यानी कि विकास की जो एज होगी वो 5 से कट जाएगी वर्तमान, और जो सुजीत की एज होगी वो 4 से कट जाएगी। तो
ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो 4 से कट रहा हो, क्योंकि यहाँ पर सुजीत की वर्तमान एज पूछी जा रही है, कितनी है सर 24 है। सर यहाँ पर 4 से कटने वाली चाहिए, तो यहाँ पर देखो 6 नहीं कट रहा, 18 नहीं कट रहा, 27 नहीं कट रहा, सिर्फ और सिर्फ 24 कट रहा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी आंख बंद करके अगर बी ऑप्शन लगा के आएंगे ना, तब भी आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके दो दो ऑप्शन ऐसे देते हैं कि भाई 4 से 2 कटने वाले हैं, तब आपको वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो पहला स्टेप तो आप लोग हमेशा इस क्वेश्चन में ये चीज़ देखा करेंगे, जरूर देखेंगे। अगर वो चीज़ नहीं काम कर रहा है तब आप लोग बेसिक लगाएंगे। बेसिक क्या है सर, यहाँ पर विकास और सुजीत की वर्तमान आयु कितनी है, 5x और 4x है। क्लियर है। उसके बाद 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:3 हो जाता है, यानी कि 5x में अगर हम लोग 3 जोड़ दें और 4x में भी अगर हम लोग 3 जोड़ दें, 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:1 कितना हो जाता है सर, आपका 9 हो जाता है। इनको हल कर लीजिए, 9 बचे कितना हो जाएगा 45x और प्लस 9 तियाँ 27 बराबर 11 चौका 44x प्लस 11 तियाँ 33। अब 45 में से 44 घटाओ तो कितना आ जाएगा सर, यक्स आ जाएगा। और 33 में से 27 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा। तो यक्स का मान कितना आ गया सर, आपका 6 आ गया। तो यहाँ से अगर सुजीत के वर्तमान एज पूछ रही है तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 24 आ जाएगा। तो बताइए सर, 24 यहाँ से भी आ गया ना। तो बेसिक और मैंने आपको जो चीज़ बताई स्टार्टिंग में, वो दोनों चीज़ें समझ में आ गई। समझ में आ गई तो यार चल फटाफट लाइक कर दीजिएगा। समझ में आ गया ना सर, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं फटाफट यार कमेंट करते चलो, समझ में आ गया यस और नो। चलिए क्लियर है, समझ में आ गया। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि यदि नेम को MZLD कोड में लिखा जाता है तो क्लेम को किस कोड में लिखा जाएगा। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि नेम है NAME, इसको क्या लिखा जा रहा है, MZLD कोड में लिखा जाता है, तो क्लेम को किस कोड में लिखा जाएगा। समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन को। N से क्या हुआ आपका, M हुआ है, N से M हुआ यानी कि -1 हुआ है। क्लियर है। इसके अलावा A से Z हुआ है, ए से जेड होने का मतलब है भाई फिर से -1 हुआ है। यम से यल हुआ है, तो पहले और दूसरे में तो भाई -1 माइनस में 1 हुआ है। और यम से यल में भी देखा जाए तो आपका -1 हुआ है, क्योंकि एम से 1 पहले यल आता है। और ई से डी में भी आपका कितना हुआ सर, -1 हुआ है। सब में -1 माइनस में 1 -1 हुआ है। तो वही सेम चीज़ हम लोग क्लेम में क्यों ना कर दे सर। क्लेम है CLAIM, क्लेम है ना। तो सी में 1 माइनस करो कितना आ जाएगा सर, आपका बी आ जाएगा। यल में 1 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, एल में 1 माइनस करो तो जे के एल, ए में 1 माइनस करो तो जेड आ जाएगा, आई में 1 माइनस करो तो आपका एच आ जाएगा, और एम में 1 माइनस करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो बी के जेड एच एल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है बी के जेड और एच और एल, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, डायरेक्शन का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर के 15 मीटर चलता है। तो वह इस समय किस दिशा की ओर है। तो मैंने हमेशा एक चीज़ समझाई है कि दाया और बाया में कन्फ्यूजन अगर किसी को होती है तो घड़ी आपने देखा है, तो घड़ी की जो जिस दिशा में सुई चलती है वो दायां होता है, और घड़ी जिस दिशा में विपरीत चलती है वो आपका बायां होता है। किसी भी दिशा में घड़ी चलती है वो आपका दायां, फिर उसके विपरीत बायां। या आपको क्या करना है, दूसरा तरीका क्या करना है, आपको अपनी उंगली देखनी है। जैसे मान लो दाएं हाथ की उंगली देखनी है, ये जो पहली उंगली है और जो आपकी मिडिल फिंगर है, ये दो चीज़ आपको देखनी है। आपको इन दोनों में करना क्या है, ध्यान से देखिए कि आपको जैसे इस साइड जा रहा है बंदा, तो आपको इस साइड ऐसे रखना, ऐसे रख देना है। उसके बाद जो ऊपर है यानी कि जो बड़ी वाली उंगली है ये आपकी दाईं, और जो छोटी वाली उंगली है वो बाईं हो जाएगी। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। अब दक्षिण मुझे पता है नीचे होता है दक्षिण, तो इधर मुंह करके खड़ा है। फिर वह अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। नीचे बाएं है, बाएं मुड़ने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, इस तरह मुड़ा, तो बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। वैसे भी हमको मीटर से मतलब नहीं है, क्योंकि आपको सीधे सीधे आंसर पूछा गया है किस दिशा में जा रहा है, बट मीटर भी ध्यान रखेंगे। फिर वो अपने दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ने का मतलब फिर से वो अपने दाएं मुड़ा, ये नीचे मुड़ा और 15 मीटर चला। क्लियर है। उसके बाद फिर वो अपने बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने का मतलब फिर से आपका इधर मुड़ा, तो कितना चला सर आपका, बाएं मुड़ के 5 मीटर चला। फिर अपने बाएं मुड़ के 5 मीटर चला। इसके बाद फिर कह रहा है कि फिर वह अपने बाएं मुड़ करके कितना चलता है सर, 15 मीटर चलता है। तो यहाँ से बाएं मुड़ा फिर से 15 मीटर चल गया। क्लियर है। फिर उस समय वो किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो ये कौन सी दिशा है सर बताइए, ये उत्तर दिशा है ना। मैंने आपको हमेशा बताया कि नीचे आपका दक्षिण होता है, ऊपर आपका उत्तर होता है, इधर आपका पूरब होता है, इधर आपका पश्चिम होता है। तो यहाँ पर जो ऊपर की ओर दिशा आ गई क्या आ जाएगी, आपकी उत्तर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पर सर दक्षिण हो सकता है, तो एक बार देखते हैं क्या मिस्टेक हुई है, फिर से एक बार देख लेते हैं। एक व्यक्ति जो है दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है,
दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो दक्षिण आपका चलो नीचे की ओर मुंह करके खड़ा है, चलो इधर मुंह करके बंदा खड़ा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि वह अपने बाएं मुड़ करके 10 मीटर चलता है। बाएं मुड़ने का मतलब क्या है भाई, इधर मुड़ा और 10 मीटर चला, चलो ठीक है, इधर मुड़ के 10 मीटर चला। फिर वो अपने दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ने का मतलब क्या है भाई, दाएं मुड़ के 15 मीटर चला, तो यहाँ पे दायां मुड़ गया, फिर कितना चला, 15 मीटर चला। फिर वो अपने बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, तो बाएं मुड़ा सर 5 मीटर चला, क्लियर है। अपने बाएं मुड़ा 5 मीटर चला, फिर वह अपने बाएं मुड़ करके 15 मीटर चलता है, फिर अपने बाएं मुड़ के 15 मीटर चला। तो भाई ये तो भाई सही है ना, उत्तरी दिशा तो होगी। तो यहाँ पर कैसे आपका दक्षिण आ रहा है, तो उत्तर यहाँ पर करेक्ट होगा, दक्षिण नहीं होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है कि कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। आपके सामने दिया गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग यूं जवाब दे सकते हैं 2 से 3 सेकंड में, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे आप सभी लोग। चलिए काफी लोग का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 5 7 2 है, फिर 7 2 5 हो गया, यानी कि 7 2 को पहले, फिर 5 को आखिरी में लिख दिया गया है। इसी तरह यहाँ पर 9 0 को पहले, 6 आखिरी में लिख दिया गया है, और 4 और 3 को पहले और 8 को बाद में लिख देंगे, तो 4 3 8 438 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या रहा है कि भाई दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या को चुनना है, 125 1321 512 1728। बताइए यहाँ पर विषम क्या हो जाएगा। 125 है, 1321 है, 512 है और आपका 1728 है। फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग, और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है। 125 देखिए किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। 512 किसका क्यूब होता है सर, आपका 8 का क्यूब कर दो तो 512 आ जाएगा। इसी तरह 1728 आपका 12 का क्यूब होता है। कम से कम आप लोग 20 तक का क्यूब याद कर लो, बहुत काम आएगा आपके। लेकिन 1321 की बात करते हैं तो ये भाई कोई भी किसी का क्यूब नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल भिन्न हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर देंगे और बढ़ेंगे किस क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, कुछ समीकरण किसी विशिष्ट प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो 29 गुणे कितना है सर आपका, 13 बराबर 14 है। 76 गुणे 26 बराबर 34 है। 64 गुणे 14 बराबर क्या होगा। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर इसका जवाब दे पाते हैं। इस क्वेश्चन में देखेंगे ध्यान से, करना क्या है, 29 गुणे 13 है, तो 29 प्लस 13 कर लो। 29 और 13 जोड़ो कितना आ जाएगा सर आपका, 29 13 आपका आ जाएगा 4 9 3 12, यानी कि 42 आ जाएगा। और 42 आ गया, और 42 को भाग दे दो भैया 3 से, तो कितना आ जाएगा आपका 14। वही सेम चीज़ यहाँ पर है ना। इसी तरह 76 24 को 26 को जोड़ो, 76 और प्लस 26 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 6 12 7 2 9 1 10, 102 आ गया। 102 को फिर से आप 3 से भाग दे दो, तो 3 त्रिक 9 3 चौका 12, 34 आ जाएगा ना सर। देखिए यहाँ पर 34 है। इसी तरह 64 और 14 को जोड़ते हैं, तो 64 प्लस 14 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर आपका, 64 और 14 हो जाएगा 4 4 8, यानी कि 78, और बटे 3 कर देंगे तो 3 से भाग दो, कितना आ जाएगा सर 26 3 78, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो करेक्ट होगा, ना कि कुछ लोग बी बोले, तो यहाँ पर जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर हो गया दोस्तों, क्या करना था इस क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, देखिए ध्यान से कि निम्नलिखित कथनों में से आप क्या अनुमान निकालेंगे। मैंने बहुत से पौधों की जड़ों का परीक्षण किया, देखा गया कि इन सभी पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं। अब 4 अनुमान दिए गए हैं। मैं एक वनस्पति शास्त्री हूँ, कुछ पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं, एक पौधे की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं, अधिकांश पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं। बताइए यहाँ पर चारों में से जो एग्जैक्ट आपके कथन के अकॉर्डिंग निष्कर्ष क्या हो सकता है। बहुत ही आसान सा है। देखिए, मैंने बहुत से पौधों की जड़ों का परीक्षण किया है और देखा कि इन सभी पौधों की जड़ें, सभी यहाँ पर लिख दिया ना, सभी लिख दिया तो यहाँ पर अधिकांश तो होगा नहीं, एक भी नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा, तो तीनों तो ऐसे ही आपके गलत हो गए। कुछ लोग यहाँ पर डी सोच रहे थे, बट यहाँ पर तीनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब सभी कह दिया यानी कि सभी पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं, तो अधिकांश का मतलब क्या हो गया सर, यहाँ पर सभी मतलब सभी होता है। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर पहली लाइन पढ़ो, मैंने बहुत से पौधों की जड़ों का परीक्षण किया है, यानी कि पौधे की जड़ों का परीक्षण कौन करता है, एक वनस्पति शास्त्री ही तो करता है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट जो निष्कर्ष निकल रहा है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है निकल रहा है, और आयोग ने भी इसी को ऑप्शन को सही माना था, तो आप लोग भी इसको ही याद रखिए। कुछ लोग बोले नहीं सर डी होगा, डी नहीं होगा सर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए
आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि 8 मित्र ABCDEFG और H एक गोल मेज के चारों ओर इस क्रम में और समान दूरी पर बैठे हैं। उनकी स्थिति दक्षिणावर्त दिशा में है। दक्षिणावर्त दिशा में, चलिए ठीक है। यदि G जो कि उत्तर में बैठा है C से अपनी सीट बदल लेता है और B अपनी सीट F से बदल लेता है, और तो अब F के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को लगाएंगे तो आप लोग क्वेश्चन को लगा पाएंगे। फटाफट आप लोग कोशिश कीजिए, जवाब दीजिए, कॉपी पेन साथ में रखिए, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन खुद से मतलब मिस ना हो। पहले खुद से लगाओ, फिर आप लोग, मैं तो आपको समझा ही रहा हूँ लगातार। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है। ABCDEFGH एक गोल मेज के चारों ओर इसी क्रम में बैठे हैं, यानी कि गोल मेज है और चारों ओर इसी क्रम में बैठे हैं। तो यहाँ पर देखो कैसे बिठाएंगे, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ABC, यहाँ पर एक काम करते हैं ना, इसको आपको अगर 8 लोग हैं ना तो आपको इस क्रम में बिठाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको पता है जो आपका गोला होता है इसमें, अगर ये आपका 4 भाग हो गया, उसके बाद यहाँ पर अगर इससे मिला दीजिए तो आपका ये हो जाता है 8 भाग हो जाता है। ये हो गया 8 लोग ना। तो ABC, यहाँ पर D बिठा दो, DEFG H ये बैठ गए। अब उनकी स्थिति जो है दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त है, चलो ठीक है, वो दक्षिणावर्त है ही आपकी। उनकी स्थिति दक्षिणावर्त दिशा में है, जो कि उत्तर में, जी जो कि उत्तर में बैठा है, जी जो है आपका उत्तर में बैठा है। ये जो दिशा है आपकी उत्तर दिशा है, एक चीज़ याद रखिए, ये आपकी उत्तर दिशा है। तो जी के पीछे आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा ना। अब जी के पीछे दक्षिण हो गया। अगर ये उत्तर है और ये दक्षिण है तो ए आपका क्या हो जाएगा, तो ए आपका क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो ये दिशा चली क्लियर हो गई। अब कह रहा है जी जो कि उत्तर में बैठा है सी से अपनी सीट बदल लेता है। अब जी जो है सी से अपनी सीट बदल लेता है, चलो ठीक है, सी से अपनी सीट बदल, तो बी जो बी है अपनी सीट एफ से बदल लेता है। तो यहाँ पर जी के स्थान पे सी आ जाएगा, बी के स्थान पे एफ आ जाएगा। तो अब बताओ एफ के दाईं ओर कौन बैठा है। तो यहाँ पर देखो जी के स्थान पे कौन आ गया है, जी के स्थान पे हमने बिठा दिया सी को, और सी के स्थान पे बिठा दिया हमने, देखो सी से अपनी सीट बदलता है, सी से, और बी अपनी सीट, यहाँ पर बी हो गया। तो देखो यहाँ पर बी और हो गया और सी हो गया। इस तरह यहाँ पर सी के स्थान पे देखो कौन आ गया है, जी आ गया है, जी आ गया ना। और बी के स्थान पे कौन आ गया सर, आपका एफ आ गया। अब देखो कह रहा है कि एफ के दाईं ओर कौन बैठा है, तो एफ के दाईं ओर बोल रहा है ना, तो एफ के दाईं ओर तो ये होगा ना। तो एफ के दाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है, नहीं बैठा है कि नहीं बैठा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो करेक्ट होगा। तो थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है कि भाई आपका क्या बोलते हैं, रैंकिंग, आपका बैठक व्यवस्था है, बैठक व्यवस्था में दायां बायां अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो आप लोग कैसे वहाँ पर क्वेश्चन को सही करोगे। तो बताइए ये क्वेश्चन समझ में आ गया, यस और नो, फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो रिपीट करके जरूर देखिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि एक चरवाहे के पास 17 भेड़ें थीं, उनमें से 9 को छोड़कर बाकी सब मर गई, तो कितनी भेड़ें शेष हैं, बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 17 भेड़ें थीं। अब यहाँ पर बस आपको लैंग्वेज को देखना है कि उनमें से 9 को छोड़कर बाकी सब मर गई, यानी कि 9 बची हैं और बाकी सब मर गई, तो कितनी भेड़ें शेष बचेंगी, 9 ही तो बचेंगी ना। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर 8 लगा देंगे, 17 में से 9 घटाएंगे, बोलेंगे सर 8 आएगा, लेकिन यहाँ पर 8 नहीं आएगा सर। यहाँ पर 9 को छोड़ करके बाकी सब मरी है ना, तो कितनी भेड़ें शेष है सर आपकी, 8 नहीं, यहाँ पर 9 भेड़ें शेष है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भाई टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर दाईं ओर मुड़ करके 65 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर बाईं ओर मुड़ करके 33 किलोमीटर जाती है, उसका मुंह किस दिशा की ओर है। मैंने आपको हमेशा से बताया है, ये आपका क्या होता है सर, पूरब होता है, ये आपका पश्चिम होता है। सिंपल सा क्वेश्चन, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। ये आपका उत्तर होता है और ये आपका दक्षिण होता है, क्लियर है। फिर यहाँ पर देखिए कह रहा है टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, यानी कि पूरब की ओर टीना जो है 45 किलोमीटर गई, फिर दाईं ओर मुड़ी, दाईं ओर मुड़ने का मतलब ये नीचे की ओर मुड़ी और 65 किलोमीटर गई, फिर बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या हो गया, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में भाई बाईं ओर मुड़ी और 33 किलोमीटर जाती है। तो बताइए कौन सी दिशा में जा रही है, ये कौन सी दिशा है, पूरब दिशा ही तो है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आई होप समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि भाई दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 534 का संबंध अगर आपका 645 से है तो 381 का संबंध किससे होगा, फटाफट जवाब दीजिए। 534 का संबंध अगर आपका 645 से है तो 381 का संबंध किससे होगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, बहुत ही सिंपल सा है भाई। 5 से यहाँ पर देखिए 6 हो गया है,
3 से 4 हो गया है, 4 से आपका यहाँ पर 5 हो गया, तो यहाँ पर 3 से 4 हो जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा और 1 से 2 हो जाएगा, तो 492, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना दोस्तों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई एक बेंच पर 5 दोस्त उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अंकित अंजुम के ठीक दाहिने में बैठा हुआ है, अमित प्रिया के बाएं, राम के ठीक दाएं बैठा हुआ है, राम अंकित के दाएं में बैठा हुआ है और दाहिने में अंतिम स्थान पर कौन बैठा है। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो भाई देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे। एक बेंच पर 5 दोस्त उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, यानी कि उत्तर की ओर बैठे हैं, इसका मतलब ये इधर बैठे हैं। 1 2 3 4 और 5 लोग बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर अंकित अंजुम के ठीक दाहिने में बैठा है। अब अंकित जो है अंजुम के ठीक दाहिने में बैठा है। चलो किनारे से बैठाना शुरू करें क्या। अंकित एन और एन के आई कर देते, अंकित हो गया ये, और ये अंजुम के ANJUM, अंजुम का ठीक दाएं ही तो होगा क्योंकि ऊपर देख रहे तो ये हो गया। अंकित अंजुम के ठीक दाएं और बैठा है। उसके बाद कह रहा है कि अमित प्रिया के बाएं, राम के ठीक दाएं बैठा हुआ है। अमित की बात करते हैं तो राम के ठीक दाएं, यानी कि किसी के दाएं बैठा और किसी के बाएं बैठा, तो राम तो यहीं बचा, एक प्लस तो ये बचा राम। राम जो हो जाएगा किसके, अमित जो है, सॉरी यहाँ पर राम नहीं अमित की बात हो रही है, तो यहाँ पर अमित हो जाएगा, माफ कीजिएगा, अमित हो जाएगा। अमित कह रहा है कि प्रिया के बाएं, यानी कि प्रिया यहाँ पर भी ढाल दो, प्रिया के बाएं और राम के ठीक दाएं बैठा हुआ है, तो ये अंजुम हो गया। यहाँ पर फिर से लिख दो भाई अंजुम, और ये आपका अंकित, राइटिंग इस पर थोड़ी सी नहीं बैठ रही है, और यहाँ पर राम है, और यहाँ पर अमित है, और यहाँ पर कौन हो गया सर आपका, प्रिया हो गया। तो आप बताइए, आराम से जवाब दे सकते हैं कि दाहिने में अंतिम स्थान पर कौन बैठा है। तो दाहिने में देखो, दायां आपका ये हाथ है ना, तो यहाँ मतलब मिरर में तो आपको उल्टा दिख रहा होगा, बट यहाँ पर दायां मेरा इस साइड है, तो यहाँ पर प्रिया जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है प्रिया, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है। पहले वह 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है, फिर 30 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है, इसके बाद वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है। अंत में वो अपने घर की ओर मुड़ती है। वह किस दिशा में चल रही है। देख सकते हैं डायरेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए, और ये सारे क्वेश्चन आपके लोअर में पूछे गए थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लोअर पीसेस के क्वेश्चन है सारे के सारे। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई एक लड़की जो है अपने घर से चलना शुरू करती है। पहले बात 30 मीटर उत्तर पश्चिम, देखो उत्तर पश्चिम का मतलब क्या होता है, ऐसे समझो ये आपका उत्तर है और ये आपका पश्चिम है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका क्या है, पूरब है। तो एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है, पहले वो 30 मीटर उत्तर पश्चिम, यानी कि 30 मीटर, मान लो घर उसका आपका यहाँ पर है, तो पहले वो 30 मीटर उत्तर पश्चिम में जाती है। क्लियर है, 30 मीटर उत्तर पश्चिम में गई, फिर वह 30 मीटर दक्षिण पश्चिम में चलती है। दक्षिण पश्चिम मतलब क्या होता है, दक्षिण पश्चिम आपका ये है, ये वाली दिशा है ना, तो इधर से इधर आ गई, तो इसको अलग बना लेते हैं। पहले ये इधर गई, फिर उसके बाद इधर आई, तो ये 30 गई और ये 30 आई। क्लियर है। उसके बाद इसके बाद 30 मीटर दक्षिण पूर्व, देखो दक्षिण पूर्व आपका ये वाला दिशा है ना, तो इसके बाद यहाँ पे है, तो इसके लिए दक्षिण पूर्व तो ये हो जाएगा। दक्षिण पूर्व चलती है और 30 मीटर चलती है, अंत में वो अपने घर की ओर। तो भाई यहाँ पर अगर वो यहाँ पे है और घर देखो आपका यहीं पर होगा ना, इस साइड में होगा ना, तो घर आपका यहाँ पे था, तो इस साइड चलती है। दक्षिण पूर्व दिशा में घर की ओर चलती है, तो वो किस दिशा में चल रही है बताइए, ये कौन सी दिशा है, ये आपकी उत्तर पूर्व ही तो है। कौन सी दिशा सर आपकी, उत्तर पूर्व है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका उत्तर पूर्व है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर जो लोग बोल रहे थे बी वो लोग करेक्ट नहीं हुए, यहाँ पर उत्तर पूर्व जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना, यस और नो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आ गया ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि 4 मित्र ABCD एक कॉफी शॉप में बैठे हैं। ए और बी अपने आमने सामने बैठे हैं। डी ए के बगल में नहीं बैठा है, किंतु वह ए के चेहरे के भाव को स्पष्ट रूप से देख सकता है। बी सी से बात कर रहा है जो कि उसके सामने बैठा है। साथ साथ बताइए कौन बैठे हैं। फटाफट आप लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ABCD एक कॉफी शॉप में बैठे हुए हैं। ABCD एक कॉफी शॉप में बैठे हैं, तो यहाँ पर चलो ठीक है, कॉफी शॉप बैठे हैं, 2 लोग इधर बैठे होंगे, 2 लोग इधर बैठे होंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 लोग बैठे हैं, किंतु वह चेहरे डी ए के बगल में नहीं बैठा है। डी ए के बगल में नहीं बैठा है, किंतु वह ए के चेहरे के हाव भाव को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो अगर हम यहाँ पर ए बिठाएंगे तो यहाँ पर आपका डी आएगा। क्लियर है, क्योंकि चेहरे के हाव भाव को स्पष्ट रूप से देख सकता है, किंतु वह ए के चेहरे को और बी सी से बात कर रहा है, तो बी सी से बात कर रहा है, तो और तो यहाँ पर सी भी डाल दो, यहाँ पर बी कर दो, तो बी और सी से बात कर रहा है। तो कह रहा है कि
साथ साथ कौन बैठे हैं, तो बताओ सर। यहाँ पर ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, ए और सी साथ साथ बैठे हैं, बी और डी साथ साथ बैठे हैं। तो आपका जो फिगर बना यहाँ पर देखो, ए और सी और बी और डी में कौन साथ साथ आ रहा है, तो देखो डी और सी तो साथ में है नहीं, ए और बी भी नहीं है आपके, ए और डी भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो इसका ए था, ए और सी यहाँ पर ये हो जाएंगे आपके साथ साथ। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो करेक्ट रहेगा। तो भाई यहाँ पर जो ये प्रैक्टिस सेट था, यहाँ से बस इतने ही क्वेश्चंस थे। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा पहले ये कमेंट करके बताओ। समझ में आ गया ना, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।